नंबर हमारा होना चाहिए ना। आईआईटी ये ना हो कि वो उधर ही कहीं पहुंच जाए, वो यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि मिलेनियम सिटी है, सबसे ज़्यादा पैसा हम देते हैं, तो अधिकार हमारा बनता है। कि मानेसर में इनका ट्रिपल इंजन नहीं चला, वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट बना है, और 13 वहाँ पर इंडिपेंडेंट बने हैं और 7 जो है वो बीजेपी के बने हैं। कांग्रेस शून्य में विधानसभा में आपकी स्थिति जो है नहीं सुधरी, नगर निगम चुनाव आए वहां पर आपकी स्थिति नहीं सुधरी, कारण रहा आप बता देते हैं कि संगठन नहीं है जो है। आखिर बनाएगा कौन इस संगठन को? नीचे लेवल पे जो टिकटें बांटी उसमें मेरे से नहीं पूछा गया। अब जैसे वार्ड नंबर 1 में जो है टिकट गलत दे दी, वार्ड नंबर कई वार्डों में टिकटें गलत दे दी। जो कमेटी बनाई थी इन्होंने पार्षदों को टिकट देने के लिए, उसमें मेरे से सलाह नहीं ली। क्या कारण है कि इन्होंने जो है जो इलेक्शन कमेटी की जो कमेटी बननी चाहिए थी उसमें सीजीआई को बाहर निकाल के और अमित शाह को उसका मेंबर बना दिया, और 2:1 करके जिसको चाहा उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। एज ए राष्ट्रीय चेयरमैन ना तो मैं वर्किंग कमेटी में बैठ सकता हूँ, और जो तवज्जो जो जितनी मिलनी चाहिए वो बड़ी सीमित है। तो आप पहले भी एक बार कह रहे थे कि झुंझुना है, किसी काम का नहीं है। जहाँ तक नीरज की बात है, मेरे अकेले का फैसला नहीं था इसमें। करण दलाल, अशोक भवानीवाला और जो भी सब नेता वहाँ मौजूद थे, मेरे से सिर्फ केवल घोषणा कराई गई थी। जंगल सफारी में जो मेरी बातचीत हुई थी, राव नरवीर सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बता रहे थे जितने भी मस्कट है, ये जो बावड़ी की जंगली कीकर, इसको मैं निकालूंगा और हम लोग यहाँ सफारी बनाएंगे। कहीं मन में मलाल रहता है कैप्टन साहब, राव इंद्रजीत चले गए, किरण चौधरी चले गए, धर्मवीर चले गए, कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके कई ताकतवर नेता चले गए, ये सिलसिला रुक जाएगा या अभी जारी रहेगा? और मेरा तो ये कहना है कि जब तक है पार्टी में रहेंगे। अगर कोई मजबूर करेगा, कोई धक्का ही मार देगा, वो बात अलग है, लेकिन मेरा मन तो पार्टी में रहने का। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव। कैप्टन अजय सिंह यादव कभी कभी तीर छोड़ते रहते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। बीके हरिप्रसाद से हम शुरू करते हैं। बीके हरिप्रसाद ने बागडोर संभाली थी, उसके बाद में उन्होंने कांग्रेस के जो हरियाणा के सीनियर लीडर्स हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी सैलजा, इन सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आपसे भी मुलाकात हुई है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो मीटिंग बुलाई थी बीके हरिप्रसाद ने जो सीनियर लीडर्स की, क्या उस मीटिंग में कैप्टन यादव को बुलाया गया था? हाँ, बिल्कुल बुलाया था मेरे को। करीबन जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसमें मैं मेंबर हूँ, 28 मेंबर हैं उसमें, और उसमें सामूहिक रूप से कोई बातचीत नहीं हुई, हर व्यक्ति से अलग अलग करके बातचीत हुई थी। उदय भान जी ने उनका वेलकम किया था। उसके बाद हरिप्रसाद जी ने कहा कि जैसे आप चाहें तो स्वाभाविक रूप से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लोगों की राय थी कि हम अलग अलग तरीके से बैठ के बात करें, तो हमने उनसे अलग अलग होकर बैठ के बातचीत करी। कैप्टन साहब, आप कई बार सार्वजनिक रूप से ये बात कहते हैं कि ओबीसी को जब तक तवज्जो नहीं मिलेगी तब तक कांग्रेस में ताकत नहीं आएगी। हम हरियाणा की बात करें, ओबीसी का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रीय चेयरमैन का, वो ओबीसी के चेहरे कैप्टन अजय सिंह यादव के पास है, हरियाणा वाले यादव के पास है। और क्या चाहिए? देखिए साहब, ऐसा है कि राष्ट्रीय चेयरमैन जो ओबीसी का है वो ज़रूर मेरे पास है, लेकिन एज ए राष्ट्रीय चेयरमैन ना तो मैं वर्किंग कमेटी में बैठ सकता हूँ, और जो तवज्जो जो जितनी मिलनी चाहिए वो बड़ी सीमित है। तो आप पहले भी एक बार कह रहे थे कि झुंझुना है, किसी काम का नहीं है, आज भी उसी बात पे कायम है? नहीं, मैं कभी ये वो तो गुस्से में थी बात, कोई बात मैंने गुस्से में कह दी होगी, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, हमने अपना संगठन बना रखा है पूरे देश भर में, हमारा ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। लेकिन जो न्याय जो है मैं कर सकता हूँ, वो या तो किसी स्टेट का इंचार्ज बन के, या पीसीसी में जगह दी जाए किसी को, ओबीसी के किसी भी साथी को। तो न्याय तभी मिलता है जब आपके हाथ में आम व्यक्ति को और आम व्यक्ति तक पहुंचने तक का आपके पास अधिकार हो। पीसीसी का जो अध्यक्ष है या इंचार्ज है, उसके पास सीमित जिम्मेवारी है। मेरे पास पूरे देश की जिम्मेवारी है। और आपको बताना चाहूँगा, करीबन मैंने जनवरी से लेकर और मार्च तक करीबन 12 स्टेटों का दौरा कर चुका हूँ। और वहाँ हमने जय भीम, जय बापू, जय संविधान इस मुद्दे को लेके, कास्ट सेंसस के ऊपर, जातीय जनगणना को लेकर, संविधान को किस प्रकार से संविधान के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है बुलडोज किया जा रहा है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो। लेकिन एक बात तो है, समस्याएं शिकायतें आपके पास है, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के पास है, विजन क्या है? भाजपा को रोक क्यों नहीं पा रहे? कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? लोकसभा में जैसा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का, वो बाद में गिरता क्यों आ गया? लोकसभा में तो आपका संविधान का भी वो चल गया तीर, लोकसभा में तो आपने जो नारा दिया वो सारे के सारे चले, काफ़ी हद तक जो समेटने में 5 सीटें हरियाणा में आपने ली। उसके बाद में विधानसभा में आपकी स्थिति जो है नहीं सुधरी, नगर निगम चुनाव आए वहाँ पर आपकी स्थिति नहीं सुधरी। कारण रहा, आप बता देते हैं कि संगठन नहीं है जो है। आखिर बनाएगा कौन इस संगठन को? पहले संगठन की बात नहीं, ईवीएम मशीन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बैलेट पेपर के ऊपर जहाँ पर ये मशीनें बनती हैं जापान में, वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। हम 20 दफ़ा कह चुके हैं कि ईवीएम मशीन की प्रोग्रामिंग हो सकती है। एलन मास्क, जिसने विलियम्स को जो चांद से यहाँ अंतरिक्ष से लेके आए हैं, सुनीता विलियम्स को, तो मेरा कहना है कि उन्होंने कहा है कि इस मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। एक इतना ख्याति वाला व्यक्ति है जिसको ट्रम्प भी जो है इज्जत देता है, उसको पूरा मौका दिया कि आप सुनीता विलियम्स को लेके आओ, जो 9 महीने तक अंतरिक्ष में रही और वो लेके आ गई। उस व्यक्ति ने भी कह दिया कि यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। क्या कारण है कि इन्होंने जो है, जो इलेक्शन कमेटी की जो कमेटी बननी चाहिए थी, उसमें सीजीआई को बाहर निकाल के और अमित शाह को उसका मेंबर बना दिया, और 2:1 करके जिसको चाहा उसको चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो ईवीएम मशीन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। और मेरा कहने का मतलब है कि आप जो ये सवाल उठा रहे हैं, जनता कांग्रेस का जो सवाल है उसको क्यों नहीं समझ पा रही है? ईवीएम की चलो आपने बात बताई, लेकिन जनमत की जब हम बात करते हैं, खड़े होते हैं मैदान में, जब देखते हैं तो कांग्रेस की जो जनसभाएं हैं यहाँ पर हरियाणा में हम देखते नहीं। कहीं पर विरोध प्रदर्शन, कहीं पर सड़कों पर, पहले कांग्रेस जब आंदोलन करती थी तो सड़कों पर भीड़ नजर आती थी। अब वो स्थिति नहीं है, अब तो कांग्रेसी आपस में लड़ते नजर आते हैं। नहीं, अब ऐसी कोई लड़ाई तो है नहीं है इस वक्त तो मेरे ख्याल से इस तरह की कोई आपने कोई बयान नहीं सुने होंगे। और क्योंकि अभी संगठन का अभी कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से संगठन को मजबूत हम कर सकें, मुद्दे बहुत हैं सरकार के खिलाफ। मतलब 1 दशक से लगातार मैं भी हर साल एक बार आपसे सवाल करता रहा हूँ, संगठन कब बनेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात करते हैं तो एक ही जवाब आता है कि जल्दी बनेगा। वो जल्दी अभी तक नहीं आ पाई है। अभी आपकी लेटेस्ट है हरिप्रसाद जी से, बीके हरिप्रसाद जी से, इनसे सब नेताओं से बात हुई है। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि संगठन बन जाएगा, जिला प्रधान बन जाएंगे? अभी 26-27 को उन्होंने जो जितने भी हारे हुए कैंडिडेट्स हैं और जो चुने हुए एमएलए उनको बुलाया है, उनसे भी मशवरा किया है, स्टीयरिंग कमेटी से भी मशवरा किया है।
और CLP के सारे तमाम MLA से भी बात करी है, हमसे अलग अलग भी बातचीत करी है। और हरि प्रसाद जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो पिछड़ा वर्ग को तवज्जो देंगे, और अगर पिछड़ा वर्ग को तवज्जो दे देते हैं तो हरियाणा में स्थिति बदलेगी। नगर निगम चुनाव पर आते हैं। नगर निगम चुनाव में जो कांग्रेस की बुरी हार हुई है, उसके पीछे आपकी पार्टी के भीतर मंथन भी हुआ है। इसके पीछे अगर 2-3 कारण जानना चाहें, कैप्टन साहब किस वजह को मानते हैं, क्या कारण रहा जिसकी वजह से जो है कांग्रेस की बुरी हालत हुई? एक तो कारण ये रहा कि विधानसभा के चुनाव को हुए अभी 3-4 महीने हुए, सरकार उनकी थी, लोग बात चाहते हैं काम होने चाहिए हमारे, और लोगों ने सोचा कि भाई बजाय कांग्रेस को वोट देने के आप वोट दीजिए बीजेपी को, ताकि आपके काम होंगे, या इंडिपेंडेंट को वोट दे दें, कम से कम वो बाद में बीजेपी में चला जाएगा। तो एक तो कारण ये रहा कि लोगों को अभी 4 साल दिख रहे थे, दूसरा संगठन का मामला भी है, तीसरा EVM जो है उसमें वीवीपैट भी नहीं लगाया इस बार उसका भी वीवीपैट क्यों नहीं लगाया उसके बारे में, और जबकि हमने मांग करी थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए गए। तो मुख्य कारण संगठन है, EVM मशीन है, और तीसरा मुद्दा ये है कि सरकार जो है इनकी केंद्र में भी थी, हरियाणा में भी थी, तो कुछ लोगों का मन था कि भाई जो ट्रिपल इंजन का उनका दाव चलता रहा। हाँ, ट्रिपल इंजन लगा लीजिए, जो भी कुछ है। हालांकि मानेसर में इनका ट्रिपल इंजन नहीं चला, वहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट बना है, और 13 वहाँ पर इंडिपेंडेंट बने हैं, और 7 जो है वो बीजेपी के बने हैं, कांग्रेस शून्य। और यहाँ हमारा एक बना है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब की बार जैसे टिकट वितरण जो हुआ, आपकी भी राय थी कि सिंबल पर कांग्रेस चुनाव लड़े, आप कई बार सलाह दी, आपकी सलाह भी मान ली गई, ये मान लीजिए पार्टी ने मान ली सलाह आपकी, सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरी पार्टी, और आपको भी जैसा सुनते हैं नीरज को जो टिकट दी गई मानेसर, वो कैप्टन अजय सिंह यादव की रिकमेंडेशन पे दी गई। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि कैप्टन अजय सिंह यादव के रिकमेंडेशन पर जो टिकट दी गई वह बुरी तरह हारते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम कहते हैं, उन्होंने विधानसभा में 37 सीटें आई, मान लिया उनकी बात कि उन्होंने जो है डिसेंट्रलाइज नहीं किया पावर्स को, सेंट्रलाइज करके पावर्स को रखा, तो इसलिए कांग्रेस को 37 आई। आप कहते रहे हैं, पहली बार मैं आपकी बात को कोट कर रहा हूँ, अब की बार पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया उन्होंने, अपने पास सेंट्रलाइज नहीं रखा। AICC डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रही थी, फिर कांग्रेस के साथ क्यों ऐसा हुआ? जहाँ तक नीरज की बात है, मेरे अकेले का फैसला नहीं था, इसमें करण दलाल, अशोक भवानीवाला और जो भी सब नेता वहाँ मौजूद थे, मेरे से एक सिर्फ केवल घोषणा कराई गई थी, बाकी ये नहीं था कि अकेला मेरा फैसला था। यहाँ पर हमने जो है जो लड़ी थी चुनाव हमारी यहाँ से, जो गुड़गांव से चुनाव लड़ी थी, तो उसके लिए भी हमने जो है जो टिकट है वो भी एक मत होकर दी थी। ये ऐसी बात नहीं है कि हमने टिकट कोई जो है बगैर एक मत के होके दी हो, लेकिन बात है ना, जब संगठन की बात आ जाती है, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि रिसोर्सेज की भी कमी रही, हमारे कैंडिडेट के पास रिसोर्सेज की भी कमी रही, और इन्होंने जो है रिसोर्सेज का पूरा जम के इस्तेमाल किया गया और भरपूर पैसा लगाया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो कैंडिडेट थी सीमा पहुजा, वो कैंडिडेट तो अच्छी थी, लेकिन जो है जिस हिसाब से नीचे लेवल पे जो टिकटें बांटी उसमें मेरे से नहीं पूछा गया। अब जैसे वार्ड नंबर 1 में जो है टिकट गलत दे दी, कई वार्डों में टिकटें गलत दे दी। जो कमेटी बनाई थी इन्होंने पार्षदों को टिकट देने के लिए, उसमें मेरे से सलाह नहीं ली गई, तो उसका भी असर तो पड़ता ही है ना, कि जब आप ऐसे आदमी को टिकट दे दें जिनकी 200 वोट आ रही हैं, 100 वोट आ रही हैं, उसका फर्क तो पड़ता ही है। मतलब राय नहीं ली गई। कैप्टन साहब, अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आप थोड़ी देर पहले हमारे साथी से बातचीत में ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो राहुल गांधी मीटिंग बुला रहे हैं 27 मार्च को, 30 मार्च को और 3 अप्रैल को,
3 चरणों में उन्होंने मीटिंग बुलाई है, तो वहां पर जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ हरियाणा में है नहीं, भेजेंगे किसे? जो पहले प्रभारी नियुक्त किए थे उन्हीं को भेजेंगे या नई नियुक्ति होगी? ये तो आप बता ही सकते हैं। नहीं, वो तो इसका उत्तर तो हरिप्रसाद ही दे सकते हैं कि किसको भेजेंगे। इसका मैं तो क्या बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गुड़गांव हो चाहे रेवाड़ी हो चाहे आपका सोना हो, पिछले 4 महीने में गुड़गांव के अंदर जो है कोई भी काम, चाहे मेट्रो का हो चाहे आपका कचरे का मामला हो, वहाँ पर सोने का पहाड़ सोने का बना दिया। उससे वो मुर्गी जो है सोने के अंडे दे रही है, जिसमें जो है अधिकारी चाहते नहीं कि वो खत्म हो, वो उससे पैसे कमा रहे हैं जम के। आपकी इलीगल जो है पार्किंग्स बना रखी हैं। आपका सिविल हॉस्पिटल नहीं पे कोई काम शुरू नहीं हुआ, बस स्टैंड पे कोई काम शुरू नहीं हुआ, मेट्रो पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो जनता को भी सोचना चाहिए कि आप आखिरकार किसको वोट डाल रहे हैं, जिन लोगों ने काम ही नहीं कर रहा। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की आप बात लगा लीजिए, आज तक यूनिवर्सिटी का काम पूरा नहीं हुआ। हमने जो है रेवाड़ी में जो है हमने इससे बेहतर यूनिवर्सिटी हमने बना के तैयार कर दी, जबकि सबसे ज़्यादा जो पैसा जो है उसमें खजाने में गुड़गांव भरता है, और गुड़गांव को दरकिनार करके ना IIM है ना IIT है, तो है क्या यहाँ पर? अब तो IIT का जिक्र किया है सरकार ने, हरियाणा में एक IIT देने की इन प्रिंसिपल स्वीकृति दे दी है। वो IIT तो इन्होंने वहाँ तो खोल दी, रोहतक में IIT नहीं IIM खोल दी, वहाँ IIM है, वहाँ IIT नहीं है। तो नंबर हमारा होना चाहिए ना जी। IIT ये ना हो कि वो उधर ही कहीं पहुँच जाए, वो यहाँ आनी चाहिए, क्योंकि मिलेनियम सिटी है, सबसे ज़्यादा पैसा हम देते हैं, तो अधिकार हमारा बनता है, मेडिकल कॉलेज का बनता है। मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए यहाँ पर, मेवात में यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, रेवाड़ी में जो है मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए जल्दी से जल्दी, और एम्स का वहाँ काम जो है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं। जी। एक अंतिम सवाल हम करते हैं, आप वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा के, बजट हाल ही में आया है, इस बजट को लेकर के 2 बड़ी बातें, गुरुग्राम को लेकर के भी आई है, जंगल सफारी की बात कही है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी 10,000 एकड़ में, उसका जिक्र है। आप क्या कहेंगे, जंगल सफारी से गुरुग्राम का कायाकल्प होगा, गुरुग्राम का डेवलप होगा या जंगल नष्ट होगा, क्या सोचते हैं? जंगल सफारी में जो मेरी बातचीत हुई थी, राव नरबीर सिंह से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बता रहे थे जितने भी मस्कट है, ये जो बावड़ी की जंगली कीकर, इसको मैं निकालूंगा और हम लोग यहाँ सफारी बनाएंगे और जनता बाहर से आएगी। तो अभी तो ये सपने दिखा रहे हैं, अब देखते हैं कि ज़मीन पे वो क्या काम करते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक हर्बल पार्क जो है आपको दिया है वहाँ रेवाड़ी में, उसकी हालत देख लीजिए आप, क्या हाल हो रहा है। मैंने राव नरबीर नहीं, अब नया दिया है बजट में, और पुरानों को लेकर के राव नरबीर ने अभी 2 दिन पहले ही कहा है कि राजनीतिक कारणों से, वो अपना भी नाम ले रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से हर्बल पार्क जगह जगह बन रहे हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता, उनका यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? आपके वन मंत्री रहते हुए भी कई बने थे। नहीं, हर्बल पार्क बनने से ग्रीन का वो बढ़ता है, लेकिन अगर उसकी देखभाल ना करें, जैसे हमारे धारोड़ा का जो राजीव गांधी हर्बल पार्क है, मैंने नरबीर सिंह जी को स्वयं जाके बताया कि रेस्ट हाउस की हालत देखिए आप जो है वहाँ के जो आर्ट्स बनी थी उनका हाल देख लीजिए। इको टूरिज्म के तौर पे हमने उसको डेवलप किया था, इतना शानदार हमारा वो था। आज उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि 1 महीने में आपको कुछ नज़र आएगा, लेकिन अब तक तो कुछ नज़र आया नहीं मेरे को वहाँ काम ठीक होते हुए। चलिए, चलते चलते बस एक बात और, कहीं मन में मलाल रहता है कैप्टन साहब, राव इंद्रजीत चले गए, किरण चौधरी चले गए, धर्मवीर चले गए, कांग्रेस को छोड़ करके कई ताकतवर नेता चले गए, ये सिलसिला रुक जाएगा या अभी जारी रहेगा? देखिए, मैंने तो पासा कभी बदला नहीं, और मेरा तो ये कहना है कि जब तक हैं पार्टी में रहेंगे। अगर कोई मजबूर करेगा, कोई धक्का ही मार देगा, वो बात अलग है, लेकिन मेरा मन तो पार्टी में रहने का। तो राजनीति में फ्रंट फुट पे आप बैटिंग करेंगे कि चिरंजीव राव?
फ्रंट फुट बैटिंग पे वो भी करेगा, मैं भी करूंगा। अच्छा, दोनों। अभी बुढ़ापा नहीं मान रहे आपने कैप्टन अजय? बुढ़ापा कैसे मान लिया आपने? नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप बुढ़ापा नहीं मान रहे हैं अभी, ना ना, यंग हैं। बाल तो थोड़े थोड़े सफेद आज हैं, पहले काले नजर आते थे। बाल तो पहले रंगते थे, अब रंगना बंद कर दिया। अच्छा, रंगना नहीं करते। आपने कैप्टन अजय सिंह यादव को सुना, इन्होंने बेबाकी से सारी बातें कही है। कांग्रेस का संगठन 11 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, कब बनेगा? कि कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अजय सिंह यादव भी अभी सही स्थिति बताने की स्थिति में नहीं है। देखते हैं कब कांग्रेस का संगठन आता है और कब भाजपा से मुकाबले में कांग्रेस सड़क पर नजर आती है। अभी तो नजर आ नहीं रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब।